लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन टू केल्विन साइकिल देख लिया और हमने ये भी देखा था कि डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होगी, बराबर है। उसके लिए एटमॉस्फेरिक CO2 आएगा, उसके लिए 3 अलग अलग पाथवे हैं, C3 पाथवे, C4 पाथवे एंड कैम्प पाथवे। जो प्लांट C3 पाथवे परफॉर्म करेंगे स्पेशली, दैट इज C3 प्लांट्स। जो प्लांट C4 पाथवे परफॉर्म करेंगे वो C4 प्लांट्स, और जो कैम्प वाले हैं वो कैम्प प्लांट्स। अब ये जो C3 पाथवे वाले प्लांट्स है ना, वो पूरी दुनिया में हर जगह मिलते हैं, कॉमन सब जगह मिलते हैं, ध्यान में रखना है। C4 प्लांट हर जगह नहीं मिलते। C4 प्लांट एक पर्टिकुलर ट्रॉपिकल जोन में ही पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल जोन यानी हम जहां पे रह रहे हो ट्रॉपिकल जोन है। तो C4 प्लांट हर जगह नहीं मिलते, दुनिया के हर पार्ट में नहीं है, ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। उसके बाद C3 प्लांट जो है उसमें जो साइकिल हो रही है केल्विन साइकिल, दैट इज कंपल्सरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यानी C3 पाथवे है उसमें भी केल्विन साइकिल होगा, C4 पाथवे है उसमें भी केल्विन साइकिल होगा, कैम्प पाथवे है उसमें भी केल्विन साइकिल होगा। यानी पाथवे कोई भी हो फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन का, द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे इज केल्विन साइकिल। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि C4 पाथवे में मेन बायोसिंथेटिक साइकिल कौन सी है, तो डेट इज केल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल। C4 पाथवे में, कैम्प पाथवे में मेन बायोसिंथेटिक साइकिल कौन सी, केल्विन साइकिल, क्योंकि केल्विन साइकिल ही ग्लूकोज बनाएगी, ये ध्यान में रखना। अरे समझ रहे हो क्या? तो कल हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, आज हम और ज्यादा अच्छी तरह से डिटेल में पहले केल्विन साइकिल समझते हैं, C3 पाथवे, उसके बाद फिर C4 पाथवे की तरफ जाएंगे। इतना क्लियर हो रहा है? अब हम C3 पाथवे देख लेते हैं, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में क्या हो रहा है, ध्यान दो जरा। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक CO2 जो है वो एंट्री कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को। ध्यान देना है, ये जो रूबिस्को है, रूबिस्को क्या है, इट इज ए राइबोलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा लैमेला, रूबिस्को, ध्यान में रखना है। अब केल्विन साइकिल जहां पे हो रही है, C3 पाथवे हम ले रहे हैं, तो उसमें मेसोफिल सेल में ये सारी प्रोसेस हो रही है। लीव्स में हमने एनाटॉमी में देखा है, वेस्कुलर बंडल, मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स आर डिवाइडेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू, बराबर है कि नहीं? सब में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो पेरिफेरल रीजन में होते हैं लीफ के, क्लोरोप्लास्ट में ग्रैना है, स्ट्रोमा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किए हुए। तो रूबिस्को जो है वो स्ट्रोमा लैमेली में प्रेजेंट है पर्टिकुलरली, और इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, राइबोलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब ये जो रूबिस्को है ये 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो कार्बोक्सिलेज फंक्शन करता है रूबिस्को। रूबिस्को के 2 फंक्शन है, कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा है ऑक्सीजनेशन। कार्बोक्सिलेशन ये परफॉर्म जो करता है, ये ध्यान में रखना है, जब एटमॉस्फेयर में CO2 प्रोपोर्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा तो रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन करेगा। अगर ऑक्सीजन बढ़ गया तो रूबिस्को ऑक्सीजनेज एज ए काम करेगा, यानी वो O2 कंज्यूम करेगा, CO2 को नहीं लेगा। बात समझ में आई? तो रूबिस्को एक्ट एज ए कार्बोक्सिलेशन एज वेल एज ऑक्सीजनेशन इन दिस। क्लियर हो गया? 2 फंक्शन है। जब हम C3 प्लांट की बात करते हैं, C3 प्लांट में सिर्फ केल्विन साइकिल होगा, वहां पे C4 का कोई लेना देना नहीं, ध्यान में रखना है। C3 प्लांट, मैडम, C3 प्लांट में सिर्फ केल्विन साइकिल होगा। क्लियर हुआ क्या? वी आर गोइंग टू डिस्कस C3 पाथवे केल्विन साइकिल। C3 साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। उसके बाद C3 प्लांट्स में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो कितने कार्बन वाला है? पहला स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 प्लांट 3 कार्बन कंपाउंड, कौन सा?
Which is the first stable product in C3 plant? PGA यानी क्या? Phosphoglyceric acid या phosphoglycerate, and that is not 5 carbon. Listen, that is 1,5-PGA आप बोल सकते हो, 1,3-di-PGA. That is the position. That is the position. 5 carbon is RUBP, that is pentose sugar. We are not going to discuss that RUBP. What I am telling you, first stable product in C3 cycle or C3 plant or Kelvin cycle कौन सा है? PGA, phosphoglyceric acid. हालांकि उसको अगर हम NCERT के हिसाब से देखें तो that is 3-PGA. 3-PGA का मतलब वो 3 जो है वो पोजीशन से संबंधित है, हमें फिलहाल उसको डिस्कस नहीं करना है केमिस्ट्री को. 3-PGA इतना ध्यान में रखना है. तो ये 3 कार्बन वाला बनता है, इसलिए इसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं. C4 में क्या होता है? पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला होता है, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज C4 साइकिल और C4 प्लांट. C4 प्लांट्स में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड वाला है, तो वो C4 हो गया. C3 प्लांट में पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? अरे ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, समझ रहे हो क्या? अब होता कैसे हम वो देख रहे हैं. रूबिस्को के बारे में हमने जान लिया. ये जो केल्विन साइकिल है इसमें कितने स्टेप्स है? एक्चुअली इसमें 4 मेन स्टेप्स है. केल्विन साइकिल में 4 मेन स्टेप्स आर देयर. कौन कौन से? तो पहली स्टेप है कार्बोक्सिलेशन. दूसरी रिडक्शन, और तीसरी जो है वो सिंथेसिस एंड रीजनरेशन. बराबर है? ये क्लियर हो गया. अब कार्बोक्सिलेशन किसका होने वाला है? तो RUBP. 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है. किसके पास? RUBP के पास. ये है राइबुलोज बायोफॉस्फेट. इसका हम 1 मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं. अब ये एटमॉस्फेरिक CO2 लेने के बाद 6 कार्बन में कन्वर्ट हो गया. अनस्टेबल कंपाउंड. 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड है. ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा, ये स्टेबल हो जाएगा. और ये जो 6 कार्बन है 3-3 के ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे. और ये तीनों जो है ये PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये भी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. 3-3 कार्बन इसलिए ट्राइकार्बोक्सिलिक. हालांकि 3-3 कार्बन का मतलब ट्राइकार्बोक्सिलिक नहीं होता. कार्बोक्सिलिक का मतलब COOH ग्रुप होता है. अगर 3 उसमें COOH ग्रुप है तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. बात समझ रहे क्या? हम फिलहाल इसको डिस्कस नहीं करना चाहते. हम इसको डिस्कस क्या कर रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP एक CO2 एक्सेप्ट कर रहा है और उसके 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बन गए. समझ में आई क्या बात? आपको कल ये कंफ्यूजन था कि सर ये हुआ कैसे? 6 कार्बन 3-3 के ग्रुप में डिवाइड हो गए, तो ये एक ही मॉलिक्यूल है. अब कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बन गए. बात समझ में आई? हालांकि ये कौन सी PGA है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट. भाई समझ रहा है क्या? अब ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसका होगा फॉस्फोरिलेशन. ATP जो है अपना एक फॉस्फेट इसको देगा और इसका हो जाएगा 1,5-di-PGA. NCERT में 1,5 पोजीशन दिया हुआ है. 1,5-di-PGA यानी इसमें 1 2 3 1 2 3 कार्बन ही है. 2 मॉलिक्यूल ही है. उसमें क्या ऐड हो गया? फॉस्फेट. तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इसलिए कितने ATP लगेंगे? 2. फॉस्फेट ऐड हो गया. मैं सिर्फ यहाँ पे इस तरह से दिखा देता हूँ टेम्पल. हालांकि ये डाइफॉस्फेट है, पहले ही वो फॉस्फेट था उसमें, अभी और एक फॉस्फेट ऐड हो गया, इसलिए बताने की कोई जरूरत नहीं. फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में हमने और एक फॉस्फेट डाल दिया तो क्या हो गया? वो डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ये क्लियर हुआ क्या? हमने ये सब कल डिस्कस किया. उसके बाद ये जो 1,5-di-PGA है इसका भी रिडक्शन होगा. ये कार्बोक्सिलेशन हो गया, अभी रिडक्शन शुरू हो गया. रिडक्शन जो है वो करवाने वाला है NADH+H+.
NADPH प्लस H प्लस, और ये NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसको दे देगा और यहाँ पे बन जाएगा फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, और ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उसकी जो पोजीशन है ग्लिसराल्डिहाइड, एनसीईआरटी के हिसाब से हम बात करेंगे, ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दैट इज फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड इसको बोलेंगे। बात समझ में आई? ये भी 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल है, समझ रहे क्या? यहाँ पे NADH प्लस H प्लस ने इसको रिड्यूस करवाया फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, तो हो गए मेन रिडक्शन फेज। NADPH प्लस H प्लस NADP में कन्वर्ट हो गया। यस, यहाँ पे इसके भी कितने लगेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, एक के लिए एक, इस तरह से। देखो यहाँ तक कोई परेशानी, कोई डाउट है? कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। मैडम ये कौन सी स्टेप है? ये कौन सी स्टेप है? कार्बोक्सिलेशन, वेरी गुड। ये कौन सी स्टेप है? रिडक्शन। यहाँ तक क्लियर है? यानी हम अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहेंगे तो हाउ कैन वी डिस्कस? In the C3 cycle or in the Kelvin cycle, the first or primary acceptor of CO2 is RUBP, ribulose biphosphate. It accepts atmospheric CO2 with the help of dash dash enzyme Rubisco, and it gets converted into first stable compound phosphoglyceric acid or 3-PGA. That 3-PGA undergoes phosphorylation, uses ATP to form 1,5-di-PGA. Okay, and 1,5-di-PGA undergoes reduction to form PGAL. Actually, the step is from 1,5-di-PGA, 2 molecules are formed, DHAP and PGAL. DHAP is a dihydroxyacetone phosphate, and phosphoglyceraldehyde or glyceraldehyde 3-phosphate. They are isomers of each other. These are also called as triose sugars. These are triose sugars. These are triose sugars. When DHAP and PGL we consider they are isomers of each other, they get isomerized into each other. So rather than giving separate names DHAP and PGL, we are having 2 molecules of PGL here. They get isomerized with the help of enzyme triose isomerase. No need to learn. ट्रायोज शुगर है और उनका आइसोमराइजेशन हो रहा है, तो उसके लिए कैटालिस्ट लगेगा। वो एंजाइम कौन सा है? ट्रायोज आइसोमरेज। उससे क्या हो गया? DHAP PGL में कन्वर्ट हो गया। अरे बात समझ में आई क्या? तो यहाँ तक हमें कोई परेशानी नहीं है, रिडक्शन तक आ गए। अब 2 फेज है, सिंथेसिस एंड रिजनरेशन। अब सिंथेसिस में क्या ध्यान देना है? सिंथेसिस में ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड वाले ये जो 2 मॉलिक्यूल है, इन 2 मॉलिक्यूल में से 2/6 मॉलिक्यूल सिंथेसिस में चले जाएंगे, जो ग्लूकोज बना देंगे। सॉरी, 1/6 मॉलिक्यूल, हाँ 1/6 बराबर है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इसलिए मैंने 2/6 लिया, पर एक्चुअली हम x के हिसाब से लेंगे तो दैट इज यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे इसलिए मैंने 2/6 लिखा। सपोज दैट यहाँ पे x मॉलिक्यूल बनते हैं इसके, तो हाउ मेनी एंटर्स इनटू सिंथेसिस? x/6, एंड रिमेनिंग एंटर्स इनटू रीजनरेशन फेज टू फॉर्म RU, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। और ये जो राइबुलोज मोनोफॉस्फेट है ये ATP यूज करके इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ATP यूज करेगा, फॉस्फेट इसको मिलेगा, मोनो का डाई हो जाएगा या बाय हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये हो गई केल्विन साइकिल, और ये कितने हैं? 5/6 x मॉलिक्यूल्स बराबर है। अब अगर ये 2 मॉलिक्यूल है तो 2/6 यानी 1/3 मॉलिक्यूल गए। अब 6 कार्बन है, 6/3 यानी 2, सॉरी x/6 ना, तो कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन है, तो सिर्फ 1 कार्बन नीचे जाएगा। तो हमें ग्लूकोज के लिए 6 कार्बन चाहिए ना, हमने कल देखा है ना।
तो कितनी बार रिपीट करेंगे? जब 6 बार रिपीट करेंगे तो 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स, ये कितने हो जाएंगे? 12 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, समझे क्या? 12 मॉलिक्यूल हो जाएंगे सारे, क्लियर हुआ? अब ये 12/6 यानी 2 मॉलिक्यूल यानी 2 × 3 6 कार्बन नीचे जाएंगे और 10 मॉलिक्यूल इधर आएंगे। ये बात समझ में आई? और 10 मॉलिक्यूल ऑफ RuMP, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuMP बनेंगे, 6 ATP 6 ATP। ये तो सारा हमने देखा अच्छे तरह से। अरे भैया काउंटिंग समझी के नहीं? अरे कल हम पूरे डिटेल देख चुके हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान में क्या रखना है कि हम जब सिर्फ हमने एक साइकिल यूज किया था, जब हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया था तो ये 2 मॉलिक्यूल बने थे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 अगर हमें फिक्स करना है यानी एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे 2 ATP लगे थे एक मॉलिक्यूल के लिए, और 1 ATP यहाँ पे लगा था, तो कितने ATP लगे थे? और जैसे 2 ATP लगे थे उतने 2 NADH भी लगे थे, बाद में NADH नहीं लगे, बराबर कि नहीं? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाउ मेनी ATP and NADPH plus H plus are utilized for fixing 1 molecule of CO2 in Kelvin cycle? अब ये तो अच्छे पढ़ाई करने वाले बच्चों का ध्यान में रहता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए 3 ATP लगेंगे और 2 NADPH लगेंगे। एग्जाम में कभी कभी ट्विस्ट कर लेते हो। How many ATP and NADPH are required for the fixation of 3 molecule of CO2? 3 molecule of CO2 पूछा कितना है? 3 मॉलिक्यूल है। मैं समझ क्या रहा हूँ 1 मॉलिक्यूल, तो पहला ऑप्शन में मोस्टली यही देंगे और इस पे हम टिक मार्क कर देते हैं। सत्यानाश। जब 3 मॉलिक्यूल बोला है तो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 and 6 will be the final। अरे भाई समझा क्या? so this is very important question, क्योंकि C4 में अलग है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे फिक्स करने के लिए केल्विन साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH लगने वाले। HSK पाथवे, हैच स्लैक एंड कोरशैक पाथवे या कैम्प पाथवे में ये नंबर बदल जाएगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए नंबर ऑफ ATP और NADPH अलग लगेंगे। ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? केल्विन साइकिल कंप्लीट हो गया। केल्विन साइकिल के बारे में हम फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। क्या सबसे पहले केल्विन साइकिल कब परफॉर्म होगा? तो केल्विन साइकिल परफॉर्म होने के लिए एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। उसे हम कॉम्पेंसेशन पॉइंट भी कहा करते हैं कि भाई CO2 इतने होने के बाद वो फोटोसिंथेसिस शुरू करेगा। हम लिखेंगे बाद में उसको कॉम्पेंसेशन पॉइंट। वो लगभग 50 ppm से ज्यादा होती है, 50 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा होती है C3 साइकिल के लिए, 250 नियर अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन। केल्विन साइकिल रन होने के लिए एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा होने जरूरी है, क्योंकि रूबिस्को ये तभी एक्टिवेट होगा जब CO2 बहुत ज्यादा होंगे। रूबिस्को की एफिनिटी CO2 से ज्यादा नहीं है, उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसलिए CO2 जब बहुत ज्यादा होगा तो रूबिस्को काम करेगा। बात समझ में आई? अरे क्लियर हुआ क्या? उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और एक ध्यान में रखनी है कि केल्विन साइकिल में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो होता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो फूड बनाने की जितना फूड बनना चाहिए उसका प्रोसेस क्या होता है? स्लो होता है। यही C4 प्लांट में वो ज्यादा होता है। केल्विन साइकिल में जब टेम्परेचर कम है तो वो यील्ड अच्छा देगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा। केल्विन साइकिल जनरली ऑपरेट्स एट लोअर टेम्परेचर, लो लाइट इंटेंसिटीज, तो अच्छा रहेगा। जो C4 प्लांट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर में अच्छा काम करते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी में अच्छा काम करते हैं। केल्विन साइकिल वाले जो प्लांट्स है C3 प्लांट्स, उनको सॉल्टी एरिया नहीं चलता। पानी जो है जमीन में वो अच्छा पानी होना चाहिए,
सॉल्टी पानी में वो काम नहीं करेंगे, पर C4 प्लांट इतने अच्छे हैं कि वो सॉल्टी पानी में भी काम कर लेंगे, यानी हेलोफाइटिक रीजन में भी वो काम करेंगे। हेलोफाइट मीन्स सॉल्टी। तो C4 प्लांट्स आर मोर इफिशिएंट देन C3 प्लांट, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में भी काम कर रहे हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी में काम कर रहे हैं, ये बेचारे नहीं कर पाते। C4 प्लांट का इतना अच्छा है कि वो कम CO2 में भी काम चला लेते हैं। C4 प्लांट 10 ppm से 50 ppm तक अगर CO2 है तो भी वो काम चला लेंगे। अरे समझ रहे क्या? C4 प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके लिए एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा CO2 होने की जरूरत नहीं है, कम CO2 प्रोपोर्शन में भी काम कर लेते हैं। और इससे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर स्टोमेटा बंद है तो भी C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस बंद नहीं करेगी। बात समझ में? स्टोमेटा बंद है, क्लोज है, तो भी C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जारी रखेंगे, क्योंकि उसमें CO2 जब स्टोमेटा ओपन होता है तो एक्यूमुलेट करके रखते हैं, वो सेविंग बॉक्स है उनका CO2 का। केल्विन साइकिल में ऐसा कोई CO2 का सेपरेट स्टोरेज नहीं होता, इसलिए जब स्टोमेटा ओपन होगा तब ही केल्विन साइकिल ऑपरेट होगी। कौन से प्लांट्स में? C3 प्लांट्स में। इन C3 प्लांट्स, that is in Kelvin cycle, stomata must be open.